एक तरफ है मीडिया मैनेजमेंट मोदी की कि हिंदुस्तान को 4 लोग चलाते हैं, 2 खरीदते हैं, 2 बेचते हैं और चारों गुजरात से। एक माइग्रेशन जो कि इलीगली कोशिश कर रहे हैं यूथ, स्पेशली वो EU की तरफ जाने के लिए और इलीगली वहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉर जोन्स के अंदर ये बहुत बड़ा ख़तरनाक एक इंडिकेटर है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर वॉर जोन्स में जाके काम करना चाह रहे हैं। देखिए, 2 तरह की इस पे डायमेंशंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 के एक तरफ है मीडिया मैनेजमेंट मोदी की। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया है वो मीडिया मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो उससे पहले की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और उसके इत्तेहादियों की, उस गवर्नमेंट के मुकाबले में उससे डबल जो पैसा है वो खर्च किया है ओवरऑल मीडिया मैनेजमेंट पे। अच्छा, इस मीडिया मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या होता है? इस मीडिया मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है कि आप चाहे कहीं सोशल मीडिया देख रहे हैं, चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं, या इवन आप अगर प्रिंट मीडिया पे जाते हैं, तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगी कि जैसे जो इंडिया है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उसके अंदर जो इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छा, उसमें फिर प्रोजेक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त अगर इंडिया की जो इकॉनमी है वो अगर $3.8 ट्रिलियन पे है, तो उसकी प्रोजेक्शंस बताई जा रही हैं कि वो 2030 तक $5 ट्रिलियन और 2035 तक शायद वो $10 ट्रिलियन पे चली जाए। सो द पॉइंट इज़ कि एक तरफ प्रोजेक्शंस को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोदी ने कंसिस्टेंटली कुछ वादे किए थे 2014 और उसके बाद ऑनवर्ड्स, जो भी उसकी पॉलिटिकल कैंपेन्स थी, जैसे कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल कर देना, जो इंडिया की इकॉनमी है वो $5 ट्रिलियन बाय 2022 वो कर देना, और इसी तरह के मुख्तलिफ और वादे। लेकिन अगर आप देखें इन रियलिटी तो वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो होता ये है कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जो है वो आवाम को एक होप दिलाए रखते हैं, और उस होप की बेस पे आप जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिक्योर करते हैं, और यही हालत इस वक्त इंडिया की है। अगर आप जो इंटरनेशनल रेप्यूटेबल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको अगर आप सुने तो उसमें आपको एक जो फ़र्क नज़र आएगा वो ये कि वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो बेसिकली के शेप इकॉनमी है। के शेप इकॉनमी क्या होती है कि जहाँ पे जो ऊपर का टॉप टियर है वो बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है, और जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर जो इकॉनमी का जो मेजर चंक है वो टॉप टियर 1 और 2% वो ले जाते हैं, और जो बाकी का जो ट्रिकल डाउन है वो बहुत कम होता है। इसीलिए एक बहुत ही फेमस ओवरऑल एक इंडिया के अंदर बन चुका है कि हिंदुस्तान को 4 लोग चलाते हैं, 2 खरीदते हैं, 2 बेचते हैं और चारों गुजरात से। सो द पॉइंट इज़ कि जो ट्रिकल डाउन ऑफ इकॉनमी है, जो एक कंसिस्टेंटली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको वो नज़र नहीं आएगी। एक रिसेंटली एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो टॉप 1% है, अराउंड 100 लोग और 166 लोग, वो इंडियन इकॉनमी के टोटल रिसोर्सेज के 40% के ऊपर वो काबिज़ है। सो आपको एक तरफ अदानी, अंबानी और टाटाज और बिरलाज मिलेंगे, मगर दूसरी तरफ आपको एक्यूट जो पावर्टी है वो नज़र आएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी जो स्कीम्स दी जा रही होती हैं फ्री बीज के नाम पे, वो इसीलिए दी जा रही है ताकि जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं से वो एम्पावर हो सके। बट ऑफ कोर्स ये एक आल्सो रियलिटी चेक है कि फ्री बीज इसीलिए भी दिए जा रहे हैं कि उनके पास इस वक्त ख़रीदने की कुव्वत ख़रीद जो है वो उसकी सख्त नहीं है। अगर आप रिसेंटली देखें तो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना नज़र आया है वो ये कि जो हिंदुस्तानी यूथ है वो मेजॉरिटी में वो बाहर ट्रैवल करना चाह रही है।
अच्छा, इंटरनेशनली अगर देखें तो इसमें दो तरह की जो माइग्रेशन है वो हो रही है। एक माइग्रेशन जो कि इलीगली कोशिश कर रहे हैं यूथ, स्पेशली वो EU की तरफ जाने के लिए और इलीगली वहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉर जोन्स के अंदर ये बहुत बड़ा ख़तरनाक एक इंडिकेटर है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर वॉर जोन्स में जाके काम करना चाह रहे हैं। रिसेंटली जो अल जज़ीरा की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपने देखा होगा कि लोग जो यंगस्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इसराइल पहुंच जाएं, और इस वक्त इसराइल जो है एक वॉर जोन की कैफियत में है पिछले 7 महीने से। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा एक सोशल और इकनॉमिक डिस्पैरिटी है जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, और वो आपको बहुत कम मीडिया आउटलेट्स में मिलेगी, क्योंकि ये एक जो टर्म यूज़ की जाती है गोदी मीडिया। सो बेसिकली जो मीडिया है वो इस वक्त मोदी की गोद में बैठा हुआ है। सो ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको एक जो रियलिटी है वो आपको शायद ग्राउंड पे वो डिफरेंट नज़र आएगी, बट मीडिया के ऊपर परसेप्शन मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट नज़र आएगी। देखिए, मेरे ख्याल में तो इंडिया के अंदर वो ये पोटेंशियल देख रहे हैं कि हम अगर इसको अपलिफ्ट करते हैं तो हम इसको चाइना के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब वो इंडिया खुद चाइना के अगेंस्ट यूज़ होगा या नहीं होगा, ये टोटली अलहदा से डिबेट है। मेरे ख्याल में तो इंडिया ने कोशिश करेगा कि वो चाइना के अगेंस्ट यूज़ ना हो, बट उससे पहले जितने भी फ़ायदे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे स्ट्रेटजिक हैं, वो डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत बड़ी जो है ना मार्केट है, 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है। तो एक जो पोटेंशियल नज़र आता है इंटरनेशनल जो जितनी भी आपको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो ये आता है कि अगर हम वहाँ पे जाकर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा होगा। तो और ऑब्वियसली ये एक जो इकोनॉमिस्ट माइंडसेट होता है उसमें यही होता है कि हमने अपना जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो देखना है। और जब मार्केट अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो डेफिनेटली उनको वो फ़ायदे वहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो एक ओवरऑल आपको एक तरफ इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरी तरफ आपको स्ट्रेटेजिक जो एक फैक्टर है वो नज़र आएगा, और उसी कम्बिनेशन की वजह से आप देखते हैं कि जो इंडिया के और वेस्ट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि एक तरफ अगेन मोदी ने अपने मीडिया के थ्रू जो ओवरऑल एक इमेज क्रिएट किया है वो ये कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उसने पिछले 10 साल के अंदर इंडिया का जो इमेज है ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उस इम्प्रूवमेंट में डेफिनेटली कहीं पे आपको एक नज़र आएगा जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। फिर इसी तरह ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ भी उनका जो इमेज है और जो कॉपरेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। मगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें आपको क्लियरली शिफ्ट नज़र आएगा कि जहाँ पे अब वेस्ट भी मोहतात हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का एक जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाई है इंडिया ने, उसके मुताबिक कनाडा के साथ जिस तरह का एक वो रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप हुआ, जिस तरह से वहाँ पे डिप्लोमेटिकली एक्सपेल किए गए कुछ डिप्लोमेट्स इंडिया से, और फिर कनाडा ने भी कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया। US के साथ अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और इन्हीं वजूहात की बिना पर बहुत कोशिश की मोदी गवर्नमेंट ने कि जनवरी में वो रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट बाइडन को इनवाइट करें, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से वहाँ पे वो नहीं जा सके और उन्होंने विज़िट डिक्लाइन कर दिया। विच मीन्स के कहीं ना कहीं आपको वो जो एक ओवरऑल परसेप्शन मिलती है स्ट्रेटजिकली कि यस इंडिया एक रेलेवेंट कंट्री है इन साउथ एशिया और इन द इंडियन ओशन रीजन, बट ऑन द अदर हैंड आपको एक क्लियरली नज़र आएगा कि जहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना इश्यूज़ इमर्ज हो रहे हैं, और उन इश्यूज़ को फिर मैनेजमेंट उनकी जो है वो कैसे करनी है, वो ऑब्वियसली एक तरफ आपको डोमेस्टिकली जो नज़र आ रहा है वो मीडिया परसेप्शन, बट ऑन द अदर साइड मेरे ख्याल में उन इश्यूज़ को मैनेजमेंट की बजाय उनको मज़ीद ख़राब जो है वो इंडियन डिप्लोमेट्स की जो एग्रेसिव टोन है वो ज़्यादा कर रही है।